हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई नोट्स 24/7। दोस्तों, आज मैं आपके लिए वो कैब का एक सेशन लेकर आई हूँ जिसमें आपकी डेली क्लास रहने वाली है वो कैब की। और जैसा कि रिसेंटली पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एमपी हाई कोर्ट ने रिक्त पदों की जानकारी मांगी है स्टेनोग्राफर और असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए। तो इसका मतलब ये है कि एमपी हाई कोर्ट जल्द ही स्टेनोग्राफर और एमपी हाई कोर्ट की वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी करेगा। इसके अलावा अभी या लोकसभा चुनाव के बाद आपको जल्दी ही व्यापम का भी एग्जाम कैलेंडर देखने को मिल जाएगा। तो उसमें एमपीएसआई की वैकेंसी तो आनी ही है, तो उसमें भी आपके लिए ये वोकैब सेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। एमपी हाईकोर्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो मैंने आपके साथ शेयर किए ही है। उसमें आपने देखा होगा कि लगभग इंग्लिश में 12 से 13 नंबर की वोकैब ही आई है। तो वो कैब आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो कैब आपके लिए बहुत अच्छे से आ जाए, क्योंकि एमपी हाई कोर्ट के और जो भी पार्ट होते हैं, जो भी 5 अदर सब्जेक्ट हैं, वो काफ़ी इजी आते हैं, लेकिन जो इंग्लिश होता है वही मेन आपका सब्जेक्ट होता है, वो काफ़ी टफ हो जाता है अगर आपको वो कैब नहीं आती है। तो वो इस समस्या को हल करने के लिए मैंने ये वोकैब सेशन स्टार्ट किया है। और इसके लिए अगर जो मैं आपको वोकैब पढ़ाऊंगी वो आपको कैसे याद रखनी है, इसके लिए आपको मेरी टिप्स को फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट टिप आपके लिए है कि जो भी मैं वोकैब पढ़ाऊंगी आपको सिर्फ उसी समय नहीं पढ़ना है, जैसे आपने 1 घंटे पढ़ा या 2 घंटे पढ़ा बुक बंद करके रख दी। नहीं, आपको जब भी टाइम मिलता है तो आप एक बार उसे रिवाइज कर लीजिए। इसके अलावा सेकंड आपको क्या करना है कि जैसे आप कोई भी मीनिंग पढ़ रहे हैं, वर्ड पढ़ रहे हैं, तो उसका अर्थ ये समझना है कि वो पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव अर्थ लगाकर भी आपको वो चीज़ याद रखनी है। इसके अलावा तीसरी ये चीज़ है कि जैसे जो भी आप मीनिंग पढ़ते हो आपको उसको अपनी डेली लाइफ से रिलेट करना है कि किसके बारे में ये बात हो सकती है। डेली जो चीज़ें होती हैं, आप कहीं जाते हो तो आपको ये देखना है कि नहीं, इसको इंग्लिश में ये भी बोल सकते हैं। तो आप जब खुद से उन वर्ड्स को अपनी डेली लाइफ में लाएंगे तो आप बहुत जल्दी ही उन मीनिंग्स को याद कर लेंगे और आप वो कभी नहीं भूलेंगे। इसके अलावा जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगी तो मीनिंग को एक सेंटेंस में रिलेट करके भी मैं आपको बता दूंगी, जो कि आपके क्लोज टेस्ट में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। इसी प्रकार अगर मैं आपके लिए एक सेंटेंस बनाती हूँ तो आपको लगभग 1 या 2 सेंटेंस आप खुद बना के देखिए, तो आपको लगेगा कि हाँ, आप उसे फील कर पाएंगे और आपको बहुत अच्छे से वो मीनिंग याद हो जाएगी। इसके अलावा रहेंगे आइटम फ्रेजेस। तो आइटम फ्रेजेस याद करने में इतनी दिक्कत नहीं होती है, आप उसे अपनी डेली लाइफ में लाइए। जैसे आपके घर पर कोई कहावतें बोल देता है कैसे भी, तो आप वो बोल सकते हैं कि नहीं, इसे इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं, तो आपको इससे भी बहुत जल्दी आइटम फ्रेजेस याद हो जाएंगी। और रही रूट वर्ड्स, तो रूट वर्ड्स काफ़ी ईजी हो जाते हैं याद करने। मेन है आपकी मीनिंग्स, तो वो मैं आपको याद करवा दूंगी। आपको सिर्फ इन्हीं टिप्स को फॉलो करना है कि डेली लाइफ में आपको उनको लिख कर आना है। इसके अलावा उनका पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस रखना है। इसके अलावा आप चलते फिरते या कहीं जाते हैं तो आप किसी इंसान से मिलते हैं या कुछ भी उसके व्यवहार को देखते हैं, तो वहाँ भी आप किसी मीनिंग को रिलेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको मीनिंग याद करनी है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट मीनिंग है हमारी कंसोलिडेट। कंसोलिडेट का हिंदी में अर्थ होता है मजबूत करना, संगठित करना या समेकित करना। इसका अर्थ होता है कि यानी एक तरीके से संगठित करने के रूप में भी आ जाता है और मजबूत करने के अर्थ में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका प्रयोग दोनों अर्थों में किया जाता है। इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। तो इसके सिनोनिम्स होंगे कंबाइन, यूनाइट, मर्ज या इंटीग्रेट। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि कंबाइन, यूनाइट और मर्ज, इन तीनों का अर्थ मिलाना होता है। तो यहाँ पर इसका यूज़ समेकित करने के अर्थ में भी किया जाता है, और जब मिलाएंगे तो वो मजबूत तो हो ही जाएगी। तो इसका अर्थ समेकित और मजबूत, संगठित और मजबूत दोनों के अर्थ में किया जाता है। इसके एंटोनिम्स होंगे सेपरेट, डिस्पर्स, डिवाइड, डिसोसिएट, जिसका अर्थ होता है अलग करना या बांट देना। इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है द सक्सेस ऑफ देयर मेजर प्रोडक्ट कंसोलिडेटेड द फर्म्स पोजीशन इन द मार्केट। इसका मतलब है उनके प्रमुख उत्पाद ने मार्केट में फर्म की पोजीशन को मजबूत बना दिया है। तो यहाँ पर कंसोलिडेट का अर्थ मजबूत के रूप में किया गया है और इसका यूज संगठित करने या इकट्ठे करने के रूप में भी किया जाता है। नेक्स्ट मीनिंग है हमारी कैंडिड।
कैंडिड का हिंदी में अर्थ होता है निष्कपट या स्पष्ट, जिसमें कोई कपट ना हो और जो स्पष्ट रूप से बात करता हो, उसके लिए हम कैंडिड का यूज करते हैं। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे फ्रैंक, ऑनेस्ट, फोर्थराइट। फ्रैंक माने जो बिल्कुल सीधा बोलता हो, ऑनेस्ट सच्चा बोलता हो। इसी प्रकार से ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे फ्रैंक, ऑनेस्ट, फोर्थराइट। इसके अलावा एंटोनिम्स होंगे डेवियस, कनिंग, आर्टफुल, डिसीटफुल, ब्लंट, बियास्ड, जिसका अर्थ होता है कुटिल, चालाक, धूर्त या धोखेबाज। जो कि व्यक्ति स्पष्ट ना हो, अस्पष्ट हो, उसके मन में कोई चालाकी हो, धोखेबाजी हो, तो वहाँ पर हम डेवियस, कनिंग, आर्टफुल, डिसीटफुल, ब्लंट, बियास्ड इनका यूज कर सकते हैं। इसको भी हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। शी हैज़ ऑलवेज बीन कैंडिड एंड ऑनेस्ट। वह हमेशा से स्पष्टवादी और सच्ची रही है। तो यहाँ पर कैंडिड का जो यूज किया गया है वो स्पष्ट के लिए किया गया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हमारा जो मीनिंग है वो है बैरन। बैरन का अर्थ होता है बांझ, बंजर या अनुपजाऊ। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे अनप्रोडक्टिव, इनफर्टाइल या डेसोलेट, मतलब अनुत्पादित या बंजर या अनुपजाऊ। तो इसके एंटोनिम्स होंगे प्रोडक्टिव, फर्टाइल, जिसका अर्थ होता है उपजाऊ। इसको भी एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखेंगे। ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू यूज़ द वाटर टू इरीगेट बैरन डेजर्ट लैंड। वह हमेशा से जो अनुपजाऊ भूमि है उसके लिए पानी का यूज करता है, उस सिंचित करने के लिए। मतलब वह हमेशा से अनुपजाऊ भूमि को सिंचित करने के लिए पानी का उपयोग करता है। तो आई होप आपको ये मीनिंग भी समझ में आई होगी। नेक्स्ट मीनिंग है इंसोलेंट। इंसोलेंट का अर्थ होता है असभ्य। असभ्य या जो एकदम इस तरीके से बात करता है बिना सोचे समझे कि उसकी सही बात भी गलत लग जाए, उसे वो भी इसमें आ जाता है। तो इसका मीनिंग हो जाएगा इंसोलेंट। इंसोलेंट का अर्थ होगा असभ्य। इसके सिनोनिम्स होंगे डिसरिस्पेक्टफुल, रूड या बोल्ड, मतलब जिसके बोलने से हमें असभ्यता का या थोड़ा रूड लगे, थोड़ा उसका बोलने का तरीका हमें तीखा लगे, वहाँ भी हम इंसोलेंट का यूज कर सकते हैं। इसके एंटोनिम्स होंगे हम्बल, सबमिसिव, मैनरली, कॉर्टियस, जिसका अर्थ होता है विनम्र या सभ्य। इसके लिए एग्जाम्पल देखेंगे। द बैंड इज़ नॉन फॉर देयर इंसोलेंट एटीट्यूड। जो बैंड है वह जाना जाता है किसके लिए? उसके असभ्य व्यवहार के लिए। तो यहाँ पर व्यवहार के लिए आप इंसोलेंट का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का अर्थ होता है पारदर्शी। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे लूसिड या क्लियर। नॉर्मली हम ट्रांसपेरेंट का यूज करते हैं किसी भी कपड़े के लिए, तो हम बोलते हैं जैसे आर पार दिखाई दे रहा है तो हम बोलते हैं उसे ट्रांसपेरेंट है। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे लूसिड, क्लियर। एंटोनिम्स होंगे ओपेक। ओपेक का अर्थ होता है अपारदर्शी। जैसे हम बोलते हैं ओपेक ग्लासेस कि जैसे अपारदर्शी जो कांच होता है उसके लिए भी हम ओपेक का यूज करते हैं। इसको भी हम एक एग्जाम्पल के जरिए देखेंगे। आई लुक्ड एट हिज थिन फेस विथ इट्स ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट स्किन, मतलब मैंने उसका पतला फेस देखा जिसमें से मतलब उसकी स्किन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पारदर्शी लग रही थी। मतलब उसका फेस इतना ज़्यादा पतला था कि उसकी स्किन थी वो पारदर्शी लग रही थी, उसकी नसें ऊपर ही दिख रही थी। ये इसका अर्थ हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ट्रांसपेरेंट का यूज हमने फेस के लिए किया है। नॉर्मली ट्रांसपेरेंट का यूज हम कपड़ों के लिए करते हैं या फिर किसी ग्लासेस के लिए करते हैं। ट्रांसपेरेंट ग्लास या ओपेक ग्लास, पारदर्शी, अपारदर्शी। इसके अलावा हम जो एक शीट वगैरह भी आती हैं, ये पॉलीथिन होती है, वो भी ट्रांसपेरेंट ही होती है, तो उसके लिए भी हम
इसका यूज कर सकते हैं। प्लास्टिक भी ट्रांसपेरेंट होती है, उसके लिए भी हम ट्रांसपेरेंट का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है प्रूडेंट। प्रूडेंट का अर्थ होता है विवेकी, मतलब जो विवेक से अपने दिमाग से काम करता है उसके लिए हम प्रूडेंट का यूज करते हैं। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे कॉशियस, वाइज, फ्रूगल, जिसका अर्थ होता है विवेकी। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे अनवाइज, केयरलेस, इंडिस्क्रीट या वेस्टफुल, मतलब इसका अर्थ होगा अविवेकी या जो केयरलेस तरीके से ध्यानपूर्वक काम नहीं करता है, उसके लिए भी हम अनवाइज, केयरलेस का यूज कर सकते हैं। इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। ही ऑलवेज लिसन्ड टू हर प्रूडेंट एडवाइस, वह उसकी हमेशा विवेकी सलाह लेता है, तो यहाँ पर एडवाइस के लिए प्रूडेंट का यूज किया गया है। नेक्स्ट है डिलीजेंट। डिलीजेंट का अर्थ होता है परिश्रमी, मेहनती, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे इंडस्ट्रियस, हार्ड वर्किंग, एसिडुअस या अनटायरिंग, तो जो परिश्रमी बिना थके काम करता है, अपनी थकान को दूर रखकर कार्य करता है, उसे हम परिश्रमी या मेहनती कहेंगे। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे लेजी यानी आलसी, जो आलसपूर्वक कोई काम नहीं कर पाता है, और यहाँ पर हम मेहनती के लिए डिलीजेंट का यूज करेंगे। इसको भी हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। सी इज वेरी डिलीजेंट अबाउट हर वर्क, मतलब वह अपने काम के प्रति बहुत परिश्रमी है या बहुत मेहनती है। नेक्स्ट मीनिंग है जेन्युइन। जेन्युइन का अर्थ होता है वास्तविक। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे ओरिजिनल, ऑथेंटिक, रियल। ओरिजिनल, ऑथेंटिक, रियल, इनका अर्थ भी होता है वास्तविक। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे फेक, स्प्यूरियस या डूबियस, मतलब नकली या झूठा। इसको भी हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। सी शोड अ जेन्युइन इंटरेस्ट इन अवर वर्क, वह हमारे काम में एक वास्तविक रुचि दिखा रही है, वास्तविक रुचि दिखाई, उसने हमारे काम में वास्तविक रुचि दिखाई। शोड लिखा हुआ है तो पास्ट टेंस है, तो यहाँ पर आ जाएगा सी शोड अ जेन्युइन इंटरेस्ट इन अवर वर्क, उसने हमारे काम में वास्तविक रुचि दिखाई। नेक्स्ट मीनिंग है कमेंस। कमेंस का अर्थ होता है आरंभ करना। सिनोनिम्स होंगे स्टार्ट, लॉन्च, इनिशिएट। कमेंस का अर्थ क्या होगा? आरंभ करना, और इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे स्टार्ट, लॉन्च या इनिशिएट, जिनका अर्थ भी होता है आरंभ करना या प्रारंभ करना। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे कंक्लूड, क्लोज, टर्मिनेट, जिसका अर्थ होता है समाप्त करना। कंक्लूड का अर्थ भी समाप्त करना होता है, क्लोज का अर्थ भी बंद या समाप्त करना होता है, और टर्मिनेट का अर्थ भी होता है समाप्त करना। इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। द एकेडमिक ईयर कमेंस एट द बिगनिंग ऑफ अक्टूबर, मतलब जो एकेडमिक ईयर होता है वह कब स्टार्ट होता है? अक्टूबर के प्रारंभ में। तो जो एकेडमिक ईयर है वो अक्टूबर के प्रारंभ में आरंभ हो जाता है। नेक्स्ट मीनिंग है इमर्ज। इमर्ज का अर्थ होता है प्रकट होना। इसके सिनोनिम्स होंगे अपीयर। अपीयर का अर्थ भी होता है प्रकट होना या दिखाई देना। तो यहाँ पर इमर्ज का अर्थ होता है छुपी हुई चीज़ का एकदम से प्रकट हो जाने के अर्थ में। एंटोनिम्स होंगे वैनिश या डिसअपीयर, जिसका अर्थ होगा गायब। इसको एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे तो आएगा न्यू लीडर्स हैव इमर्ज्ड, मतलब नए नेता प्रकट हो रहे हैं। जैसे ही कुछ लोगों के बयान आ जाते हैं वो एकदम से मतलब उनको दिखाई देने लगते हैं, प्रकट होने लगते हैं, तो यहाँ पर इमर्ज का यूज इसके लिए किया गया है। तो इस प्रकार आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।
तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपके साथ 10 मीनिंग्स ली थी और 10 मीनिंग में आपने देखा होगा कि मैंने उसके एंटोनिम सिनोनिम सभी आपको बताए हैं। उसके अलावा उनको एग्जाम्पल के माध्यम से भी आपको समझाने की कोशिश की है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है शुरू में ही कि आपको इन्हें किस तरीके से याद करना है, तो अगर आप उन पॉइंट्स को फॉलो करेंगे, उस एडवाइस को फॉलो करेंगे, तो आपको ये मीनिंग्स बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। और ये मीनिंग्स वही हैं जो कि एग्जाम्स में रिपीट होती रहती हैं, बार बार आई हुई होती हैं और इनकी आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो आई होप आपको सारी मीनिंग समझ में आई होंगी, उनका अर्थ समझ में आया होगा, उनको किस प्रकार से सेंटेंस में यूज करना है वो भी आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और जैसे कि ये डेली क्लास रहेगी आपकी, तो आप इसे मिस ना करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा एग्जाम्स के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।